जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्य आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को भूमि संबंधित अधिनियम पढ़ाने वाली हूँ। भूमि संबंधित अधिनियम का ये जो सीरीज मैंने शुरू किया है, ये उसका दूसरा क्लास है। इसके पहले वाले क्लास में मैंने आपको भूमि संबंधित अधिनियम के परिचय के बारे में बताया था, क्या इसका इतिहास रहा, ये सारी चीज़ें। आपको मैं आज की क्लास में उसी का भाग बताने वाली हूँ, क्योंकि कुछ भाग कल रह गए थे और उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगी, ताकि आपको ये पता चले कि इस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। फिर आज से ही मैं CNT की धारा और अध्याय के बारे में पढ़ाना शुरू कर दूंगी। इस सीरीज को आप कंटिन्यूअस देखिएगा, और आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। यदि आप कोर्स चाहते हैं तो धुरीना ऐप पर JPSC के प्रीलिम्स और JSSC के कोर्स अवेलेबल हैं, आप वो भी ले सकते हैं। और यदि आपको करंट अफेयर्स के मैगजीन चाहिए तो मार्केट में वो इजीली अवेलेबल है। पूरे 1 वर्ष के करंट अफेयर्स हैं। स्टडी विथ स्मृति झारखंड करंट अफेयर्स। अब हम लोग क्लास को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट क्लास में मैंने इतिहास के बारे में बताया था कि झारखंड में जो भूमि संबंधित अधिनियम आए, जैसे कि CNT एक्ट हो गया, SPT एक्ट हो गया, तो इस तरीके के अधिनियम आने के पीछे क्या रीज़न था। तो आपने जाना कि कैसे अंग्रेजों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था, दीकुओं का अत्याचार जो था वो जनजातियों पे बढ़ता जा रहा था, और जिस कारण से उनकी भूमि की सुरक्षा के लिए और जो उनकी भूमि पर अवैध कब्जा किए जा रहे थे उनकी सुरक्षा के लिए ये सारे अधिनियम आए हैं। जो CNT एक्ट आया उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया था JH हॉफमैन ने, और इसमें 19 अध्याय और धारा कितनी है, 271 धारा है। और किस वर्ष ये CNT एक्ट तैयार हुआ था, तो इसका प्रारूप तो तैयार हो गया था 1903 में ही, लेकिन लागू हुआ था 11 नवंबर 1908 ईस्वी को। और CNT एक्ट लाने का उद्देश्य ये था कि भूमि पर से अवैध कब्जे को रोका जाए, और झारखंड में जो मुंडारी खुटकट्टी भूमि थी, भुईहरी भूमि, कोड़कर भूमि, इन सभी भूमि की रक्षा की जाए। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये भूमि क्या मतलब आगे तो हम लोग परिभाषा जब जानेंगे, सभी झारखंड के जो CNT एक्ट है उसके धाराओं में इसको परिभाषित किया गया है, लेकिन समझने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इसके परिभाषा जो है अभी ही जानते चलिए। जैसे कि मुंडारी खूटकट्टी, ये मुंडारी खूटकट्टी भूमि किस तरीके की भूमि होती है। आप, मुझे पता है आप लोग, बहुत सारे मेरे मित्र हैं जो पहले से ही CNT एक्ट मेरे द्वारा पढ़ा दिए गए थे, तो उनके क्लास किए हैं। आपको ये बात अच्छी तरह से पता है कि मुंडा जनजाति का आगमन जब झारखंड में हुआ तो झारखंड में जंगल बहुत अधिक थे, कृषि योग्य भूमि ना के बराबर थी। तो जब वो आए झारखंड में तो यहाँ के पेड़ जो थे, वृक्ष थे, वन थे, उसको कट किया इन्होंने, और काट करके उन्होंने झारखंड में कृषि योग्य भूमि बनाया, जहाँ पर ये खेती करने लगे। तो जो मुंडा इस तरीके की भूमि बनाए उनको मुंडारी खूटकट्टीदार कहा गया, और जो भूमि तैयार हुई मुंडा जनजातियों के द्वारा उस भूमि को मुंडारी खूंट कट्टी भूमि के नाम से जाना गया। और ये जो मुंडा जनजाति की जो भूमि है जो तैयार किया गया, इस जमीन की रक्षा के लिए CNT एक्ट बनाए गए थे। फिर यहाँ नाम आता है भुईहरी भूमि का। ये भुईहरी भूमि ऐसी भूमि है जो कि उरांव जनजाति, झारखंड की जनसंख्या के आधार पे ये दूसरी बड़ी जनजाति है, उरांव जनजाति, जो कि खुद को कुडुक कहलाना पसंद करते हैं, और इनकी भाषा कुडुक है, और द्रविड़ प्रजाति की ये जनजाति है। उरांव जनजाति का आगमन जब झारखंड में हुआ तो यहाँ वही स्थिति थी, यहाँ पेड़ बहुत अधिक थे, कृषि योग्य भूमि ना के बराबर थी। तो इन्होंने पेड़ को कट किया और कृषि योग्य भूमि इन्होंने बनाया। तो जब कृषि योग्य भूमि तैयार हुआ उरांव जनजाति के द्वारा, तो ये इस भूमि को भुईहर भूमि के नाम से जाना गया। भुईहरी भूमि, भुईहरी भूमि के नाम से जाना गया। और फिर जिन उरांव ने इस तरीके की भूमि बनाई, यानी कि भुईहरी भूमि जिन्होंने बनाई, उनको भुईहर कहा गया, और इसके द्वारा जो गांव बसा उस गांव को भुईहर गांव के नाम से जाना गया। तो ये है मुंडारी खूटकट्टी भूमि की परिभाषा और भुईहरी भूमि की परिभाषा। अब है कोड़कर जमीन। कोड़कर जमीन कैसा होता है, तो जो बंजर जमीन है फिर उसको भूमि कृषि योग्य बनाया गया, उस तरीके की भूमि को कोड़कर भूमि के नाम से जाना गया। तो इन सभी भूमि की रक्षा के लिए CNT एक्ट लाए गए हैं।
और फिर इन जो भूमि है जनजातियों की या झारखंड वासियों की, मूल निवासियों की, तो उन भूमि की रक्षा के लिए ये CNT एक्ट जो है वो लाया गया है। CNT एक्ट को लाने के लिए सर्वे कराया गया था। मैंने आपको बताया कि मौजावार सर्वे कराया गया था, 1902 में शुरुआत हुई थी इसकी। तो जो प्रथम वर्ष सर्वे हुआ था उसको कहते हैं ट्रवर्स सर्वे, और जो दूसरे वर्ष सर्वे हुआ CNT एक्ट बनाने में उसको कहते हैं कैडेस्ट्रल सर्वे। कौन सा सर्वे है? तो ये है कैडेस्ट्रल सर्वे। और इस CNT एक्ट को बनाने में जिन लोगों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया उन लोगों का नाम है डॉक्टर डेविसन, फादर हॉफमैन, कैप्टन ग्रे, कैप्टन डेप्री, ग्रिस्टल एलिफेंट, कर्नल ईही, डाल्टन, कमिश्नर ग्रिमली, मेजर हर्स्ट, कमिश्नर स्लेक, सेटलमेंट ऑफिसर लिस्टर, राखल दास, रीड तथा सिफ्टन। तो राखल दास के बारे में मैंने आपको बताया कि 1862 ईस्वी में इन्होंने भुइंहरी सर्वे कराया था। अब हम लोग जानेंगे CNT एक्ट जो है वो झारखंड के कितने प्रमंडल में वो लागू है। तो झारखंड के 4 प्रमंडल में CNT एक्ट जो है वो लागू है। और झारखंड में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो झारखंड में कुल 5 प्रमंडल हैं। अब हम लोग जानेंगे कि किन किन प्रमंडल में CNT एक्ट जो है वो लागू है। अब देखिए मैप के माध्यम से मैं आपको बताऊं कि किस किस जगह पे CNT एक्ट जो है वो लागू है। अब देखिए ये है पलामू प्रमंडल, पलामू प्रमंडल में CNT एक्ट लागू है। फिर उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, यहाँ पे CNT एक्ट है। दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल, यहाँ भी CNT एक्ट है। फिर कोल्हान प्रमंडल, यहाँ भी CNT एक्ट लागू है। और कहाँ पर लागू नहीं है? तो ये लागू नहीं है संथाल परगना के क्षेत्रों में CNT एक्ट जो है वो लागू नहीं है। अब हम लोग जानेंगे कि कितने जिलों में CNT एक्ट लागू है। तो जिले हैं 18 झारखंड में 24 जिलों में 18 जिलों में CNT एक्ट लागू है। और 1990 ईस्वी में 66वां संविधान संशोधन किया गया, और 66वां संविधान संशोधन करने के करके 1908 ईस्वी का छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम का कुछ धारा है जिसको कि 9वीं अनुसूची में, संविधान के 9वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया है। तो वो कौन कौन सी धारा है? तो धारा 46, इसमें 2016 में इसमें परिवर्तन भी लाया गया था, यानी कि धारा 46, फिर धारा 47, धारा 48, 48 का क, 71, 71 का क, 71 का ख, और 71 में भी संशोधन किया गया था 2016 में 240, धारा 241, धारा 242। इन सभी धाराओं को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। किस वर्ष शामिल किया गया था? 1990 में। और कौन से संविधान संशोधन के द्वारा? तो ये 66वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको शामिल किया गया। अब मैं आपको कुछ ऐसे प्रश्न बताऊंगी जो यहाँ से निकल कर आते हैं, यहाँ से बन सकते हैं। अब देखिए क्या है। पहला प्रश्न है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ था? तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ था 11 नवंबर 1908 ईस्वी को। अगला प्रश्न है कि CNT एक्ट का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? CNT एक्ट का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था? आप सभी आंसर करेंगे क्योंकि मैंने बताया है, आज भी बताया, कल भी बताई थी। तो CNT एक्ट का ब्लूप्रिंट तैयार किया था जॉन H हॉफमैन ने। किसने तैयार किया था? तो जॉन H हॉफमैन ने CNT एक्ट का ब्लूप्रिंट तैयार किया था। CNT एक्ट कितने प्रमंडलों में लागू है? तो CNT एक्ट लागू है 4 प्रमंडलों में। कौन कौन सा प्रमंडल है? तो पलामू प्रमंडल, कोल्हान प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल और दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल। और झारखंड में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो 5 प्रमंडल हैं। CNT एक्ट में कुल कितने संशोधन हुए हैं? तो लगभग 26 संशोधन हुए हैं। अलग अलग जगह पे इसके आंकड़े अलग अलग है, तो ये थोड़ा मुश्किल है, ऐसे मैं क्लियर कर दूंगी कुछ दिन के बाद जब मैं इसके बारे में और ज़्यादा रिसर्च करूंगी। तो CNT एक्ट में कुल कितने अध्याय और धाराएं हैं? तो CNT एक्ट में 19 अध्याय हैं और 271 धाराएं हैं। और यही आपको मैं पढ़ाने वाली हूँ, जिसकी क्लास आज से ही शुरू हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में किसके जमीन की रक्षा के लिए बनाया गया है? तो ये जैसे मैंने आपको बताया मुंडारी, खुटकट्टी, भुइंहरी और कोड़कर जमीन की रक्षा के लिए
CNT एक्ट जो है वो बनाया गया है। अगला प्रश्न है कि CNT एक्ट के दूसरे सर्वे को क्या कहते हैं। तो मैंने आपको बताया कि पहले सर्वे को ट्रवर्स सर्वे कहते हैं, ये पहला सर्वे है, और दूसरे सर्वे को क्या कहेंगे, तो ये कहेंगे कैडस्ट्रल सर्वे, ये है दूसरा सर्वे कैडस्ट्रल सर्वे। और पहला सर्वे क्या था, तो ये है ट्रवर्स सर्वे, पहला सर्वे है। अगला प्रश्न है कि CNT एक्ट में काश्तकारों के वर्ग को किस धारा के अंतर्गत और किस अध्याय के अंतर्गत रखा गया है। देखिए, धारा 4 में रखा गया है और अध्याय 2 में रखा गया है। मैंने आपको बताया कि 19 अध्याय हैं। जो पहला अध्याय है उसमें 3 धारा है, पहली, दूसरी और तीसरी धारा जो है पहले अध्याय में है। चौथी धारा जो है वो दूसरे अध्याय में आता है। तो यहाँ वही पूछा गया है कि CNT एक्ट में काश्तकारों का जो वर्ग है उसको किस धारा के अंतर्गत और किस अध्याय के अंतर्गत रखा गया। अध्याय और धारा दोनों आपको जाननी जरूरी है, किस अध्याय में कितनी धाराएं हैं वो सारे। तो धारा 4 और अध्याय 2 के अंतर्गत CNT एक्ट के में काश्तकारों के वर्ग को रखा गया है। मैं बताऊंगी, आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। यहाँ मैं एक ऐसे ही एग्जाम्पल दे रही हूँ कि इस तरीके के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। CNT एक्ट के किस धारा के अंतर्गत रैयतों के द्वारा अपने अधिकारों के अंतरण पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो जो रैयत के जो अधिकार हैं, मान लीजिए कि मैं ST हूँ और मेरे जो अधिकार हैं, तो मेरे अधिकारों पर CNT एक्ट के किस धारा में उसके मैं अपने अधिकारों को किसी और को दूंगी तो उसमें किस तरीके के प्रतिबंध हैं, तो ये किस में दिया गया है, तो ये धारा 46 में दिया गया है। मान लीजिए मेरे ज़मीन से संबंधित जो मेरे अधिकार हैं उसका अगर मैं अंतरण करती हूँ, मैं वो अधिकार किसी और को देती हूँ, तो उसमें कौन कौन से प्रतिबंध हैं जो मेरे ऊपर लग सकते हैं, मैं किसको वो ज़मीन दे सकती हूँ, किसको वो ज़मीन नहीं दे सकती हूँ, ये चीज़ें जो हैं वो किस धारा में है, तो धारा 46 में है। और इसमें ही संशोधन किया गया था और धारा 46 बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए, अब हम लोग आज से क्लास शुरू करते हैं। ये मेरे CNT एक्ट के नोट्स हैं, मेरे बहुत सारे मित्र हैं जो इसको ले रखे हैं, और अगर आपको चाहिए होगा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के जो नोट्स हैं मेरे, आप लोग लगातार कल से बोल रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूंगी कि कैसे आप इसको ले सकते हैं। लेकिन अभी नहीं, कुछ क्लासेस बीत जाने दीजिए, फिर मैं आपको बता दूंगी कि कैसे आप छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के नोट्स ले सकते हैं। अब देखिए, इसके लिए अब ये क्या है, इसमें अध्याय कितने हैं, आज से क्लास ये इसके जो धारा है और अध्याय उसके शुरू हो गए। इसमें अध्याय 19 है, धारा 271 है, लागू हुआ था 11 नवंबर 1908 को। अब हम लोग जानते हैं अध्याय 1 के बारे में। क्या है अध्याय 1 में, इसमें 3 धारा है। कौन कौन सी धारा है, तो इसी में धारा 1 है, धारा 2 है और धारा 3 है। तो अध्याय 1 में कितनी धाराएं हैं, तो अध्याय 1 में 3 धाराएं हैं। अब धारा 1 सबसे पहले हम लोग जाने कि धारा 1 में क्या दिया हुआ है। तो धारा 1 में दिया हुआ है CNT एक्ट का संक्षिप्त नाम तथा प्रसार, कि CNT एक्ट जो है उसका प्रसार कहाँ होगा और उसका जो संक्षिप्त नाम है वो क्या होगा। तो इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 है। और धारा 2 में क्या दिया हुआ है, तो धारा 2 में ये दिया हुआ है निरसन। निरसन का अर्थ होता है रद्द। मान लीजिए CNT एक्ट जब लागू हुआ होगा, उसके पहले भी वहाँ कोई नियम कानून चल रहे होंगे, तो उसको निरस्त किया जाता है, उसको रद्द किया जाता है। तो ये कहाँ दिया हुआ है, तो ये धारा 2 में दिया हुआ है। तो आपसे प्रश्न अगर पूछा जाए कि निरसन CNT एक्ट के किस धारा के अंतर्गत आता है, तो धारा 2 अध्याय 1 में आता है। नेक्स्ट है धारा 3। ठीक है, धारा 3 की में परिभाषाएं हैं। अब देखिए, जैसे CNT एक्ट है, तो CNT एक्ट जो है वो उसमें ऐसे ऐसे आपको शब्द मिलेंगे जिसकी परिभाषा जाननी आपको शुरुआत में ही ज़रूरी है, नहीं तो फिर आप उस एक्ट को अच्छे से समझ नहीं सकते हैं। तो जो शब्द जो बार बार मिलेंगे आपको CNT एक्ट के सभी धाराओं में, उन सारे शब्दों की परिभाषा आपको जाननी ज़रूरी है। और जब सोचिए कि 1908 ईस्वी में जब CNT एक्ट जब बना था 1908 में, तो उस समय में
पता था इन लोगों को कि शब्द जो हैं वो कठिन है, तो इसकी परिभाषा हम लोगों को पहले ही दे देनी चाहिए। कितना क्लियर इन्होंने किया है। अब देखिए 1908 ईस्वी में ही ये सब बन गया था, तो परिभाषाएं जो दी गई हैं शुरुआत में ही, तो ये बहुत कुछ सोच समझ के है और आपको भी इसके इम्पोर्टेंस को समझना होगा। और जितने भी शब्द हैं, ये इसका पेन होता है और बहुत हैवी होता है। जैसे मैं पहले मार्कर से लिखती थी ना, तो वो बहुत लाइट वेट होता था और ये बहुत हैवी है, तो मैं कभी कभी मार्कर समझ लेती हूँ बहुत, और लेकिन ये बहुत हैवी और बहुत स्लिप करता है, बहुत जल्दी जल्दी गिरता है, तो पता नहीं कब टूट जाए। लेकिन 2 पेन दिया हुआ है, एक जाएगा तो एक रहेगा और मेरे से बहुत जल्दी कुछ टूटते फूटते भी हैं। अब देखिए धारा 3 में क्या दिया हुआ है, तो इसमें परिभाषा दिया हुआ है। सभी परिभाषा को हम लोग जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग देखते हैं, जो महत्वपूर्ण है, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए सबसे पहले जो परिभाषा है वो है कृषि वर्ष। तो कृषि वर्ष किसको कहते हैं? तो देखिए किसी स्थानीय क्षेत्र में कार्य के लिए, कृषि के कार्य के लिए, खेती के लिए, कृषि कार्य के लिए प्रचलित हो, वो कृषि वर्ष कहलाता है। अब मान लीजिए कि ये जगह है, मान लीजिए मेरा गांव है और हमारे यहाँ ये जो कृषि यहाँ होती है, तो कृषि कार्य के लिए जो प्रचलित हो हमारे क्षेत्र में, उसको कृषि वर्ष कहेंगे। जैसे कि या 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक, इसको कृषि वर्ष के तौर पे जाना जाता है अक्सर। या फिर जैसा सरकार उचित समझे, या जो सरकार सही समझे उसको कृषि वर्ष बना सकती है, लेकिन 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो ये हो गया एक कृषि वर्ष। तो कृषि वर्ष की परिभाषा आपने जानी, या फिर सरकार जो उचित समझे वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है भूगत बंध बंधक। ये क्या होता है? तो ऐसे रैयत जो उधार या ऋण में लिए गए धन के लिए बंधक रखे और सभी प्रकार के शुद्ध लाभ से बंधक अवधि तक वंचित रहे। मान लीजिए कि उधार या ऋण में लिए गए जो धन है, मान लीजिए मेरी ये इस भूमि पर मेरा अधिकार है, ठीक है, मैं समझाने के लिए ही ये वीडियो बनाई हूँ। ये वीडियो बनाने का मकसद यही है कि मैं आपको क्लियर कराऊँ। अगर आप सही में मायने में समझना चाहते हैं CNT एक्ट को, तो थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, और जो बोल रही हूँ उसको आपको समझने की कोशिश करनी होगी। और कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जो हैं समझाने के क्रम में, जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट जो है वो समझ ना सकें। अब देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ, कि मान लीजिए मेरी एक भूमि है और मुझे ऋण लेना है, मुझे लोन लेना है। तो ऐसे रैयत, मान लीजिए मैं रैयत हूँ, तो ऐसे रैयत जो उधार या ऋण में लिए गए धन के लिए, और मुझे ऋण लेना है और मैंने किसी से धन ले लिया, किसी से उधार में धन ले लिया, तो उसके लिए मैंने अपनी भूमि को बंधक रखा, भूमि को गिरवी रखा या बंधक रखा उनके पास, तो रखे, बंधक रखे और सभी प्रकार के शुद्ध लाभ से बंधक अवधि तक वो वंचित रहे। मान लीजिए 1 वर्ष के लिए मैंने अपनी भूमि को उनके पास बंधक रखा और उसके एवज में मैंने उनसे ऋण लिया या धन लिया, तो उस अवधि में जितने भी लाभ होंगे उस भूमि से, उस लाभ से मैं वंचित रहूंगी। तो इसी को कहते हैं भूगत बंध बंधक। ठीक है, तो ये आपने समझा। नेक्स्ट जो है शब्द है वो है जोत। अब जोत क्या होता है? तो रैयत के द्वारा धारित भूमि या भूमि खंड। अभी फिलहाल रैयत का मतलब आप समझ लीजिए किसान, ठीक है, किसान। तो जो रैयत होते हैं उनके द्वारा धारित भूमि या भूमि खंड, मान किसान के पास जो भूमि किसान धारण कर रहा है, या मैं भी हो सकती हूँ, तो अगर मैं किसी भूमि को धारण करती हूँ तो वो भूमि क्या हो गया? तो वो भूमि हो गया जोत, वो भूमि खंड क्या हो गया? जोत। तो आप, ये तो आसान था जोत समझना। नेक्स्ट है कोड़कर भूमि। तो ये वैसी बंजर भूमि जो, या फिर उस भूमि का खंड जिसे मुख्यतः धान की खेती के लिए कोड़कर चौरस बनाया गया हो। जैसे कि अगर ये खेत बंजर भूमि है, लेकिन उस भूमि को मैंने कोड़ करके
एक पूरे चौरस भूमि बनाया और जहाँ पर खेती की जा सके धान की, तो ऐसी भूमि को क्या कहेंगे? तो ऐसी भूमि को कोड़कर कहते हैं। नेक्स्ट शब्द जो है वो है भूस्वामी। अब यहाँ क्या कंफ्यूजन रहता है वो मैं आपको पहले बता देती हूँ। अब मान लीजिए मैंने कोई भूमि खरीदी और मैंने उसका रजिस्ट्री करा लिया ऑफिस में, रजिस्ट्रार के यहाँ जा करके, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं भूस्वामी हूँ, वो उस भूमि की मैं मालिक हूँ, उस भूमि के स्वामी हूँ, मैं लैंड लॉर्ड हूँ। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? भूस्वामी को लैंड लॉर्ड। मैं लैंड लॉर्ड नहीं हूँ, मैं उस लैंड होल्डर हूँ, मैं उस भूमि को धारण करती हूँ। लैंड लॉर्ड जो होता है वो सरकार होता है, क्योंकि मैं रसीद कटाती हूँ और मैं लगान देती हूँ और रसीद कटाती हूँ। और चाहे मैं उस पर घर बनाई हूँ उस ज़मीन पे, या खेती कर रही हूँ, या कोई हॉस्पिटल खोल के रखी हूँ, या व्यवसाय के रूप में उसका इस्तेमाल कर रही हूँ, तो भी मुझे लगान देना होता है। और जो लगान लेता है वो ना मालिक होगा, मैं कैसे मालिक होंगी, मैं कैसे स्वामी होंगी? तो मैं भूस्वामी तो मैं नहीं होंगी ना। भूस्वामी तो वो होगा जिससे मैंने उस भूमि को भूमि का अधिकार मैंने लिया है कि उस पर मैं एक मकान बना सकूं या कृषि कर सकूं। तो भूस्वामी के बारे में अब हम लोग जानते हैं, थोड़ा बहुत आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, जो व्यवहारिक रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये हमारे ही जीवन से संबंधित है, किसी पाताल लोक या स्वर्ग लोक के लिए नहीं है, किसी ऐसे लोगों के लिए नहीं है जो इसको हम लोग नहीं जानते हैं। हम ही लोग के लिए ही ये सारे नियम जो है वो बने हैं। तो व्यवहार में जिन चीज़ों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उन्हीं चीज़ों से हम लोग समझ सकते हैं। अब जैसे भूस्वामी क्या दिया हुआ है, तो जिसके अधीन रैयत या काश्तकार भूमि धारण करता हो। मैं भूमि को धारण किसके अंतर्गत करती हूँ, किसके थ्रू करती हूँ, और मैं लगान किसको देती हूँ? तो मैं भूमि को धारण करने के लिए कहाँ जाती हूँ? सरकारी ऑफिस में जाती हूँ, सरकार के पास जाती हूँ। तो सरकार जो होगा वो भूस्वामी होगा। और मैं लगान किसको देती हूँ? तो मैं लगान देती हूँ सरकार को। ठीक है। अब ये जो आपका जो प्रॉब्लम है रैयत या काश्तकार वाला, ये प्रॉब्लम भी मैं शॉर्ट आउट कर देती हूँ अभी तुरंत। देखिए, रैयत क्या होता है, काश्तकार क्या होता है। एक व्यवहारिक बात में हम लोग समझें इसको कि रैयत काश्तकार को पहले हम लोग समझते हैं। देखिए, काश्तकार, देखिए बहुत तेज मैं लिख नहीं पा रही हूँ क्योंकि ये बहुत नया है मेरे लिए, ये सब चीज़ समझना, इतना कर ले रही हो वही बहुत समझिए। अब देखिए, काश्तकार जो है, ये काश्तकार जो है ये क्या होते हैं? मान लीजिए इसको रंग है, ये उदाहरण के तौर पे रंग ले लीजिए। काश्तकार क्या हो गया? एक रंग हो गया, कलर। अब इस रंग के कितने अलग अलग प्रकार हैं, पीला हो गया, लाल हो गया, हरा हो गया, ब्लू हो गया। ठीक है, तो इसके अलग अलग रंग हो गए। तो ये हो गया रैयत, ये हो गया मतलब जो रैयत अलग अलग तरह के आपको मिलेंगे, जैसे मुंडारी खूंटकट्टी हो गया, भूइहर हो गया, भूइहरी हो गया, मुंडारी खूंटकट्टीदार हो गए, रैयत हो गया। तो ये अलग अलग इसके रंग हैं। लेकिन जो काश्तकार है वो कौन होता है? तो जो भूमि धारण करता है किससे? तो जो भूस्वामी है उससे। अब हम लोग काश्तकार के बारे में भी डिटेल में अब हम लोग जानेंगे। तो आपने जाना ये रंग जो है वो काश्तकार है, और काश्तकार के ही प्रकार हैं अलग अलग। जैसे कि मैं लैंड होल्डर हूँ तो मैं काश्तकार का ही एक प्रकार हूँ, मैं रैयत हूँ तो मैं काश्तकार का ही एक प्रकार हूँ। और इन सब के बारे में भी डिफिनेशन जो है, काश्तकार के बारे में जो परिभाषा है, जो कि उस काश्तकारों के वर्ग के बारे में जहाँ दिया हुआ है कि काश्तकार कितने प्रकार के होते हैं, और जिसका CNT एक्ट में जिनका वर्णन है, तो वो वही आपको धारा 4 में पढ़ने मिलेंगे और अध्याय 2 में पढ़ने मिलेंगे। लेकिन काश्तकार की जो परिभाषा है वो यहाँ मिलेगी आपको किसमें? तो धारा 3 में। और धारा 3 में करा रही हूँ, तो मैं आपको काश्तकार के बारे में भी बताऊंगी। तो यहाँ तो आपको थोड़ी बहुत जानकारी हो गई होगी काश्तकार और रैयत के बारे में, अब कंफ्यूजन नहीं होगा। काश्तकार वो एक कॉमन होता है, जैसे रंग हो गया, और उसमें सब जैसे लाल, पीला, हरा, ब्लू ये सभी हो गए रैयत। और देखिए, अस्थाई भूधृति किसे कहते हैं? अब हम लोग ये देखते हैं, अस्थाई भूधृति, ये शब्द भी आपको मिलेगा आगे चल करके।
तो अस्थाई भूधारक का हित, और ये जो भूधारक है ना, ये इसी काश्तकार का एक प्रकार है भूधारक। तो जो अस्थाई है, जो जिसकी भूमि वंशानुगत चली आ रही है, जैसे मैं हूँ, मेरे बाद मेरे बच्चे, वैसे वाला जो है अस्थाई भूधारक का हित हो गया, इसी को अस्थाई भूधृति कहते हैं। अस्थाई भूधृति मतलब अस्थाई भूधारक का हित। मेरा हित है ना, वो मेरा हित जुड़ा हुआ है उस भूमि से, तो वो हित जो है वो वंशानुगत है, तो अस्थाई भूधारक का हित। अब देखिए काश्तकार के बारे में यहाँ मैं आपको थोड़ा बताऊंगी। काश्तकार क्या होता है? तो वो रैयत जो किसी व्यक्ति के अधीन भूमि को धारण करता है। अब मैं जाऊंगी सरकार के पास भूमि को धारण करने के लिए, तो मैं काश्तकार हो गई, और लगान का भुगतान जो है वो मैं उसी को करती हूँ, यानी कि सरकार को ही लगान का भुगतान करती हूँ। तो मैं हो गई, क्या हो गई? तो मैं हो गई काश्तकार। और मेरे भी कई प्रकार हैं। मैं कभी उस भूमि पे घर बनवा सकती हूँ, मेरे प्रकार अलग हैं। मैं उस भूमि को किसी और को दे सकती हूँ कि आप इस पे जो मतलब उसको जोतो, जैसे हमारे वहाँ उसको क्या कहते हैं, हम लोगों के गांव में उसको यहाँ बिहार में कहते हैं कि बटैया दिला गया। गांव के खेत जो है ना वो बटैया दिलाते हैं कि कुछ वर्ष तक आपको ही गेहूं और चावल बोने हैं, या फिर जो खेती के कार्य करने हैं तो बटैया दे दूं, या मैं खुद उस पर खेती करूं। तो अलग अलग मेरे प्रकार हैं। तो ये हो गया काश्तकार के प्रकार। लेकिन मैं जो होंगी कॉमन रूप से, मैं अगर जाके सरकार के पास से अगर भूमि जो है वो धारण करती हूँ और मैं उनको लगान देती हूँ, तो मैं हो गई काश्तकार। तो आपने काश्तकार के बारे में जाना। तो आज बस इतना ही। कल हम लोग जानेंगे अध्याय 2, और इसमें के अंतर्गत हम लोग जानेंगे धारा 4 से लेकर के धारा 8 के बारे में। फिर हम लोग 8 के बाद भी हम लोग कोशिश करेंगे क्लास में अधिक से अधिक धाराओं को पढ़ने का, लेकिन मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और ये पूरा जो क्लास है वो समझाने के लिए है। तो देखिए धारा 4 में काश्तकारों के वर्ग दिए हुए हैं। अगर ये क्वेश्चन मैंने इसके पहले दिया था कि काश्तकारों के वर्ग जो हैं वो किस धारा के अंतर्गत हैं, तो धारा 4 के अंतर्गत है। अध्याय मैंने पूछा था किस अध्याय के अंतर्गत हैं, तो ये धारा 2 के अंतर्गत है। उम्मीद है कि आपको थोड़ी बहुत तो ज़रूर समझ में आई होगी। अगर अभी भी कहीं कन्फ्यूज़न रहा हो, कोई प्रॉब्लम हुई हो, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। आप कमेंट बॉक्स में या फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं 9905917516। लेकिन व्हाट्सएप पर मैसेज करने से अच्छा है कि 1-2 बार जो है ना आप अच्छे से पढ़िए, और बहुत ज़्यादा मैसेज भी नहीं, आप मैसेज मत कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसेज आता है, मैं परेशान हो जाती हूँ। प्रैक्टिस सेट में बना रही हूँ, और मेरा सारा काम जो होता है ना वो फ़ोन पर ही होता है। तो प्रैक्टिस सेट बनाने के क्रम में अगर कॉल आ जाता है ना तो दूसरे काम नहीं हो पाते, या मैसेज आता है तो दूसरे काम नहीं हो पाते, और आप लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे मैसेज का रिप्लाई मैम ने नहीं किया, तो ये निगेटिव भी जाता है। लेकिन आप सभी के मैसेज मुझे मैं सुनती हूँ, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और मैं ज़रूर उस चीज़ को फिर से आपको बताने समझाने की कोशिश करूँगी। थोड़ा सा टफ तो है, लेकिन नामुमकिन बिल्कुल भी नहीं। और ऐसे ही करके धीरे धीरे हम लोग इस सारी चीज़ों को, CNT एक्ट को, SPT एक्ट को पढ़ेंगे। जहाँ पे प्रॉब्लम मुझे भी होगी आपको समझाने में, तो मैं क्लियर बता दूंगी कि मेरे बस का नहीं है और मैं नहीं कर पाऊंगी। तो वैसे भी स्थिति आने वाली है। तो आज बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।